वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इसके पहले की वीडियो में मैंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे बनाना है, उसमें आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ऑर्डर पढ़ के, और उसके जो वेरियस पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किया। तो जैसे कि आप जानते हैं, फॉर्म नंबर 35 यानी कि अपील अपील बिफोर दी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, दैट मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के सामने अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड एक है ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आपको हमारे चैनल पे आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझे लिखिएगा, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। अभी जो हम आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस पूरे वीडियो में जो बात होगी वो होगी ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड ये फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के सामने जब हम फाइल करते हैं तब हम उसके साथ बहुत ही कॉशन के साथ उसको फाइल करना चाहिए। तो जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स डिस्कस किया था कि हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे बनाएंगे ऑर्डर देख के, वैसे ही मैं आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील के प्रोज एंड कॉन्स के आपको क्या करना है, आप अपना ग्राउंड कैसा बनाएं कि आपकी अपील बिल्कुल प्रेजेंटेबल रहे एंड बहुत ही ल्यूसिड रहे। क्योंकि ये एक वो पॉइंट है जिसमें आप अपनी ग्रीवांस रेज करते हैं, आप अपना अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट रेज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लाते हैं डिपार्टमेंट के सामने कि आप किन किन ग्राउंड्स से अग्रीव्ड हैं। तो इसी के लिए आपको मेरे साथ एंड तक रहना है, बिकॉज ऑर्डर पढ़ के उसमें से ग्राउंड कैसे हमें बनाना है, कौन सा ग्राउंड हमें लेना है, कौन सा हमें स्किप करना है, कौन से एडिशनल ग्राउंड्स हमें लेने चाहिए या विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड्स लेने चाहिए, वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको एंड तक आपको रहना है मेरे साथ, ताकि हम इसकी डेप्थ में जा सके और आप किसी भी अपील को बहुत आसानी से अपने ही फिंगर टिप से फाइल कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राउंड ऑफ अपील इज अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका जो ग्राउंड्स ऑफ अपील जब हम बनाते हैं तो बेसिकली वो एक आर्ट से कम नहीं है, बिकॉज आपको असेसमेंट ऑर्डर पढ़ के उसमें से आपके लिए कौन सा ग्राउंड है एंड उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है सो दैट वो हमेशा आपके फेवर में रहे और आपकी ग्रीवांस को अच्छे से बता सके। तो ये एक आर्ट से कम नहीं है। तो फॉर्म नंबर 35 के लिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आपको बता चुकी हूँ, ग्राउंड्स ऑफ अपील हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अपील से रिलेटेड और भी जो इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एडिशनल एविडेंस जो हमें फाइल करना है वो कैसे फाइल करेंगे, और भी चीजें हैं, एडिशनल ग्राउंड रेज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारी चीजें जो टोटली अपील से और फेसलेस अपील से रिलेटेड जो है वो इसमें मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। एंड जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट पे फोकस करती हूँ एंड कोशिश यही रहती है कि आपको वो दोनों ही चीजें बता सकूं, सो दैट आप जब भी कोई प्रिपरेशन करें, अपील बनाएं या आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएं या आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाएं, तो आपके पास ये सारी चीजें इतनी आसानी से आप इसको कर सकें और विद इन मिनट्स आप इसको फाइल कर सकें। तो अपील फाइल करने के 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ डिफरेंट फॉर्मेट पे। कोई टैन बेस्ड अपील है, कोई पैन बेस्ड अपील है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। तो बेसिकली ग्राउंड्स ऑफ अपील इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि आप इस वाली स्लाइड पर आप ध्यान दीजिए, पुअर प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील मे रिजल्ट इन अ गुड केस बीइंग लॉस्ट। तो जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर आपकी दलील अच्छी नहीं है तो आप अपना केस खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सच है अथॉरिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्राउंड ऑफ अपील हमारे इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, हमें क्या इश्यूज है डिपार्टमेंट के साथ, हम उसे हाईलाइट करेंगे। बहुत बार स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील इतने कैजुअल मैनर में फाइल किए जाते हैं कि वो बेसिकली यूजलेस होते हैं। तो आपने अपील क्यों की है, उसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं बनाना है, आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील नहीं देने हैं, तो बेसिकली फिर आपने अपील फाइल करने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिपार्टमेंट के सामने रखा ही नहीं है, फिर क्या आप जस्टिस की उम्मीद करेंगे?
सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ अपील आपके जितने स्ट्रांगली एंड पावरफुली वर्डेड होंगे एंड टू द पॉइंट होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी फेसलेस में हमें सारी की सारी फाइलिंग जो है, अपील की फाइलिंग्स एंड वो सारी फाइलिंग जो है, इवन सबमिशन जो देने होते हैं, वो आपको ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करने। इट्स अ फेसलेस थिंग। तो इसीलिए हमारा जो ड्राफ्टिंग है, आज के सिनेरियो में ड्राफ्टिंग इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप एक्सप्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट के सामने नहीं हो, तो जो भी आप एक्सप्रेस करोगे वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस जो है आपको सिर्फ वर्ड्स में फॉर्म करके उसे पेपर पे उतारना है। सो बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो जो वर्ड्स हम लिखते हैं या जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं, वो जिस फीलिंग के साथ लिखते हैं, वो उस फीलिंग के साथ जब कोई दूसरा पढ़ता है तो वो फीलिंग्स उसके पास नहीं आ पाती है। हम कई बार ऐसे ड्राफ्ट कर देते कि हम उस फ्लो में हैं, पर जब उसे दूसरा आदमी पढ़ता है या सामने वाला इंसान पढ़ता है तो वो उसे उस तरीके से नहीं समझ में आता है। तो हमें हमारे वर्ड्स का जो चुनाव है और जो हमें वर्ड यूज करने हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट यूज करना है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पैराडॉक्स नहीं, कुछ नहीं। हमें बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज, आगे मैं पूरा इसको डिस्कस करूंगी कि हमें इसको कैसे वर्डेड करना है, सो दैट आपका कोई भी जो आपने लिखा है वो डिपार्टमेंट के नोटिस में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील जो होता है, ये इतने वाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि एंड तक मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर आपको केस लेके जाना है तो भी आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक तो होता है असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर वो ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर ने पास किया, उस पर आपको कोई बस नहीं है, तो वो एज इट इज वो ऑर्डर रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आप अपनी ग्रीवांस रेज करते हो। सो ये वो पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें आप पहली बार अपना ग्राउंड लेकर आए हो, अपनी ग्रीवांस डिपार्टमेंट के सामने लेकर आए हो। सो ये बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट बने रहेंगे अप टू Supreme Court, up to the final decision being taken by the Supreme Court. So, statement of facts and grounds of appeal taken before the CITA compulsorily form part of the record before these higher authorities. So, ground of appeal का अभी हम थोड़ा सा theory and then I'll take you to the assessment order. उसमें से हमें हमारा ground कैसे चुनना है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसकी drafting हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। The purpose of filing an appeal is to get redressal in regard to the perceived injustice. If this objective is to be achieved, it is necessary to ensure that the grievance is properly communicated to the appellate authority. मैंने कहा आपको इसे बहुत strong and proper words के साथ इसे present करना है। हमारा ground ऐसा होना चाहिए कि आप जब उसे express करें तो वो words जो हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट हो जिस तरीके से हम उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। The issue to be decided by the appellate authority is specifically the grounds of appeal raised by the appellant. If the grounds are not clear and precise, it is difficult for the appellate authority to formulate and thereafter to adjudicate upon a proposition of law. तो आप समझ रहे हैं कि अगर हमने ग्राउंड को क्लियर और प्रिसाइज नहीं रखा है, कई बार हम पूरा चैप्टर पढ़ के फिर सोचते हैं कि ऑथर कहना क्या चाहता है। ऐसा होता है कि ये इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मॉरल। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सोचने में बचे कि क्या ग्राउंड है। नहीं, हमारा ग्राउंड बिल्कुल क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए उसमें। Even though strong oral representation is made before the CIT appeals and the tribunal, strong oral representation अब CIT के सामने है नहीं, ट्राइब्यूनल के सामने टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इवन दिस इज गोइंग टू गेट फेसलेस। व्हाट रिमेन्स एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड इज द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट ड्यू केयर इज टेकन इन ड्राफ्टिंग। तो जो हमारा लिखित में जाता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबमिट करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ऑर्डर ड्राफ्ट होता है। आपने क्या ओरल रिप्रेजेंटेशन दी? अभी तक तो ओरल रिप्रेजेंटेशन चल रहे थे पिछले सालों तक, कुछ सालों पहले तक, बट नाउ एवरीथिंग इज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, फेसलेस। सो अब हम जो रिटर्न लिख रहे हैं, जो हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पहले तो कई अपील्स में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लोग डालते ही नहीं थे,
ग्राउंड ऑफ अपील लिख दी, बस बहुत है। बट अब फॉर्म नंबर 35 क्योंकि ऑनलाइन हो गया है तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देना कंपलसरी है, तो आपको लिखना होता है। लिखने में भी क्या, आप उसको भी स्किप करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो एक दो लाइन लिख दी है, उसके बाद फिर वो आपको इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउ कर देता है कि चलो इसमें फिलिंग है, खाली नहीं तो वो एरर देता रहेगा। बट सिर्फ एरर रिमूव नहीं करना है हमें, कुछ भी लिखकर ABCD, हमें प्रॉपर हमें वो चीज लिखनी। तो जब भी आप अपना अपील फाइल कर रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको उसे ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि आप सिर्फ अपील नहीं फाइल कर रहे हो, आप अपना केस लड़ रहे हो। सो अगर आप उस लड़ने की तैयारी करोगे तो ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। क्योंकि ग्राउंड्स ऑफ अपील स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जब आप फॉर्म नंबर 35 में देंगे तो आपने आधी जंग जीती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रिटर्न सबमिशन। रिटर्न सबमिशन वो जब आपकी अपील हियरिंग पे आती है, वो आपसे फिर आपके ग्राउंड वाइज रिटर्न सबमिशन मांगते हैं। तो ग्राउंड वाइज रिटर्न सबमिशन का भी मैं आपको कैसे सबमिशन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसीलिए कहा मैंने कि आप इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो जरूर कीजिए, बिकॉज ये चीजें ना आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये जो चीज है ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने ये अपील फाइलिंग्स एंड रिप्रेजेंटेशंस एंड टच वुड ऑल गुड अपील्स, सब सारी अपील्स हैव कम आउट टू बी इन अ ट्रू स्पिरिट। तो इसीलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है कि ओरल रिप्रेजेंटेशन से बेटर आप स्ट्रॉन्ग रिटर्न सबमिशन दीजिए, एकदम टू द पॉइंट, क्लियरली वर्डेड, स्ट्रॉन्गली वर्डेड आपके रिटर्न सबमिशन होने चाहिए, सो दैट अगर कोई आपके रिटर्न सबमिशन पिक करे तो उसको कहीं भी कोई ग्राउंड नहीं रह जाए कि हमें इनकी बात को एग्री करना है। तो ये रिटर्न सबमिशन का भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करूंगी, सो दैट इज इन द पाइपलाइन, बिकॉज रिटर्न सबमिशन बहुत केस स्पेसिफिक होते हैं, सो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। So you have to be in tune with me. Okay. So now important points that we need to remember. Grounds of appeal में जो हमें बहुत ध्यान देना है वो है कि आप जो क्लेम कर रहे हो ना वो क्लेम होना चाहिए। ग्राउंड ऑफ अपील में हम आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमें रिटर्न सबमिशंस में देते हैं। केस आर्ग्यू करते हैं हम रिटर्न सबमिशंस में। ग्राउंड ऑफ अपील इज इन फैक्ट नेचर ऑफ क्लेम, thus it is distinguished from arguments, because arguments are made in support of claim. That's right. तो पहले हम क्लेम करेंगे, फिर जब केस हमारा हियरिंग पे आएगा तब हम उसके आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। ओके, सो आर्ग्यूमेंट्स के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट देन ग्राउंड्स कैसे बनाना है ये भी 50%, 50% ऑफ द जंग आप जीत जाओगे अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाना सीख लिया तो। केसेस फॉर ग्रीवांस नीड टू बी इंक्लूडेड इन द ग्राउंड्स। आप ध्यान रखिए, एक आध एक्स्ट्रा ग्राउंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम बिल्कुल नहीं। ऑर्डर पढ़ के कैसे हमें ग्राउंड लेना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्राउंड शुड बी सिंपल, कंसाइज, एनी स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। सो ग्राउंड हमारा बहुत सिंपल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। ग्राउंड्स मस्ट बी ब्रीफ एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। हमें आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं देने हैं ग्राउंड्स में। ग्राउंड्स में आपको लिखना है मुझे ये तकलीफ है, इसका निवारण किया जाए, बस। आर्ग्यूमेंट्स उसके आगे कोई नहीं। ग्राउंड शुड नॉट कंटेन इनटेम्परेट लैंग्वेज, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब हम सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट में करते समय आप अपना आपके दिमाग में कितना इन टेम्परामेंट है ये बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए। यू शुड बी सेल्फ कंटेन्ड कि हमें हमारा आर्ग्यूमेंट बहुत ही डिसेंटली रेज करना है एंड डिसेंटली ही उसे हैंडल करना है। Issues such as lack of proper opportunity of being heard or violation of any other principle of natural justice must be specifically taken in the grounds of appeal, very first specific ground. So this is a very important ground and मैं naturally generally मैं अपना ये natural justice सबसे पहले तो हम चिल्लाते हैं कि भैया हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। The very first ground which I take up is principle of natural justice. मुझे समय ही नहीं दिया डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, सो पहले सबसे पहले यही चिल्लाना शुरू करो कि
नेचुरल जस्टिस हमें नहीं दी गई है। असिस्टिंग ऑफिसर ने लास्ट नोटिस ही हमें लास्ट महीने पे दिया जब टाइम बारिंग केस चल रहा था, एंड उसके बाद ही डिड नॉट गिव अस सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को कोलेट करके उन्हें सबमिट कर सके। सो ऐसा हम ग्राउंड लेते हैं। ये तो जो मैंने बाकी का जो कहा है वो सबमिशंस में देंगे, बट सबसे पहले तो हम बहुत सिंपल, प्लेनली, ब्यूटिफुली, स्वीटली वर्डेड करेंगे कि वी हैव बीन अग्रीव्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज बीन टेकन ऑफ। Okay, so next we are moving. Grounds must be serially numbered. अब ग्राउंड्स ऑफ अपील में आप नंबरिंग कैसे करोगे? तो हम ऑर्डर पे जाएंगे, असेसमेंट ऑर्डर देखेंगे, असेसमेंट ऑर्डर पे लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, एंड उसमें से हम अपने ग्राउंड्स निकालेंगे, उसे उसी सीरियल में नंबर करेंगे जिस सीरियल में हमारे पास ग्राउंड, जिस सीरियल में हमारे पास असेसमेंट ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि सीरियल लास्ट का पढ़ा और उसको फर्स्ट ग्राउंड पिक कर लिया, नो, ऐसा नहीं करेंगे। सेपरेट ग्राउंड फॉर ईच एडिशन इशू मस्ट बी टेकन। हर एडिशन के लिए एक सेपरेट ग्राउंड लेना चाहिए। एक ही ग्राउंड में आप कह दो कि मेरे साथ ये हुआ, नहीं। हर ग्राउंड, क्योंकि जब वो लोग डिसाइड करते हैं केस तो वहां वो ग्राउंड वाइज आपकी चीजों को अलाउ करते हैं, डिसअलाउ करते हैं, या जो भी ऐड डिलीट आप करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं उसी के हिसाब से उसे टेकअप करते हैं, एक हायर अथॉरिटी। अवॉइड रेफरिंग केस लॉ व्हाइल ड्राफ्टिंग ग्राउंड्स। केस लॉ बहुत बार देखा है, लोग केस लॉ डाल के ग्राउंड्स बनाते हैं। नो, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। ग्राउंड्स ड्राफ्ट करते समय आपको सिर्फ अपनी परेशानी बतानी है। दिस इज माई ग्रीवांस, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई डिसएग्रीमेंट, दैट्स इट। कोई केस लॉ रेफर करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें हम रिटर्न सबमिशंस में देंगे, एंड रिटर्न सबमिशन में भी कब देनी है आपको, वो भी एक आर्ट है। रिटर्न सबमिशन इज प्योरली एन आर्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट। आप अगर उसमें सक्सीड कर जाएंगे तो आप कोई केस नहीं हारेंगे। आई मीन आपका कोई भी एडिशन या जो भी है वो सस्टेन नहीं होगा अगर आपको सिर्फ रिटर्न सबमिशन ड्राफ्ट करना आ गया तो। ऑल ग्राउंड्स आर रिक्वेस्ट टू बी डेल्ट विद। आपको सारे ग्राउंड्स आपको रिक्वेस्ट करने होंगे कि आप हमारे सारे ग्राउंड्स देखिए, एंड ये विदाउट प्रेजुडिस ग्राउंड। इस ग्राउंड को आपको जरूर लेना है। क्यों लेना है ये भी आपको मैं जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो ग्राउंड्स ऑफ अपील शुड बी फैक्चुअल ग्राउंड। फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स के ऊपर अगर आपका ग्राउंड है तो वो आपको वो मेंशन करना है। लीगल ग्राउंड यानी मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जुरिडिक्शनल ग्राउंड। थर्ड ग्राउंड इज ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजरल वायलेशन। टेक्निकल ग्राउंड जैसे कि नोटिस नहीं टाइम पर आया या नोटिस इम्प्रॉपर सर्व किया है या वो जो भी है, अगर ये टेक्निकल ग्राउंड है तो ये तीन भी हैं जो ग्राउंड्स ऑफ अपील इन पॉइंट्स पे भी हो सकती है। So now we are coming to the specimen draft of grounds of appeal. उससे पहले I will take you to the assessment order. प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें कैसे अपने अपने ग्राउंड्स को रेज करना है। Okay. So friends, this is the assessment order. ये वही ऑर्डर है जिसका मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बताया हुआ था। So we are on to this order. आप असेसमेंट ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो ये मैं आपको शुरू का इसका डिटेल बता दूं। ये तो आपको ऊपर का जो पार्ट है, जो परमानेंट इंफॉर्मेशन का पार्ट है, वो आप फॉर्म नंबर 35 में डाल ही देते हैं। उसके बाद द केस वाज आप देखेंगे असेसमेंट ऑर्डर जो जा रहा है, द केस वाज सेलेक्टेड फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी अंडर री-असेसमेंट, एंड जो पहला इन्होंने भी सीरियल नंबर, इन्होंने भी इसे ब्यूटीफुली टेकअप किया है। इश्यूज उन्होंने लिखा है कि उनको कहाँ पे इश्यूज हैं जिससे वो हमारे जो हमने रिटर्न फाइल किया है उससे वो डिसएग्रीमेंट में है। तो सबसे पहला इशू ही उन्होंने लिया है हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस। तो दिस इज नेचुरली मेरा ग्राउंड बनेगा, बिजनेस एक्सपेंसेस का एक ग्राउंड बनेगा। उसके बाद इन्होंने उसे बहुत डीपली इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिजनेस एक्सपेंसेस जो आपका हेड है, उस बिजनेस एक्सपेंसेस के हेड में उन्होंने फिर से हमें डिसएग्रीमेंट दिया है कि आपने इसे कैसे, 4 डिफरेंट हेड्स हैं। सब्सटैंशिएट करने के लिए इन्होंने हमें क्वेश्चन आयर में पूछा था, तो ये उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री का ब्रीफ दिया हुआ है, एंड देन उसके बाद उन्होंने हमसे डिसएग्रीमेंट करना शुरू किया है। तो यहाँ आप देखेंगे विद रिगार्ड टू जनरल एक्सपेंसेस, एसएससी सबमिशंस, देयर वाज अ टेक्निकल एरर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ उन्होंने टेक्निकल एरर लिख दिया है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया है।
कि वाई इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सो यहाँ रीजन नहीं दिया है, तो मेरे पास ग्राउंड है यहाँ पे कि मैं वैसे भी एग्रीमेंट नहीं, आई एम नॉट एग्रीइंग टू देम कि इन्होंने मुझे सही डिसअलाउंस किया है। नहीं, जो लेजर मैंने सबमिट किया था वो उन्होंने टोटली कॉपी पेस्ट कर दिया है ऑर्डर पर ही ऑन द फेस। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न में आप कुछ भी देंगे वो सारा का सारा आपके ऑर्डर पे ही छाप देंगे। अभी उन्होंने ओवर शेडो कर दिया है इसको, तो मेरे पीछे कबू नहीं दिख रहा है। तो ऐसे करके इन्होंने, मैंने जो जो भी सबमिट किया था वो इन्होंने एज इट इज इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो उसके आगे उन्होंने लिखा है दिस शोज दैट ऑल द बिल सबमिटेड बाय द एसएससी आर आल्सो नॉट जेन्युइन। तो मैं तो कोई भी बिल दिखाऊंगी आप बोल दोगे नॉट जेन्युइन। उन्होंने बाद में मुझे नीचे समिंग अप किया हुआ है, हर जगह पे कहीं भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि उन्होंने कंसिडरिंग द नॉन वेरिफाइबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस एक जनरल स्टेटमेंट दिया है। सो आप देख सकते हैं, आप जब ये ऑर्डर पढ़ेंगे ना, एज द एसएससी इज इनटू द बिजनेस since the entire amounts are in cash, possibility of inflation of expenses, तो ये यहाँ पे तुक्के लगा रहे हैं। To reduce the tax incidence cannot be overruled. Cannot be overruled? Okay. So now यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडिचर बता दिया है कि ये इतना है और हम इसमें एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एडॉक डिसअलाउंस किया है मेरा यहाँ पर। एडॉक डिसअलाउंस सीधे सीधे कर दिया है एंड टोटल डिसअलाउंस भी उन्होंने लिख दिया है कि हमने इतना डिसअलाउंस अब आपका कर दिया है। तो अराउंड 6 लाख का डिसअलाउंस राउंड ऑफ करके देखा जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है पेनल्टी अंडर सेक्शन 278 सेपरेटली इनिशिएटेड फॉर अंडर रिपोर्टिंग। तो ये जो पेनल्टी वाला क्लॉज है आप नोट कीजिए, हमें इसको भी ग्राउंड में लेना है क्योंकि वो ऊपर का ही हम एग्री नहीं कर रहे हैं। जहां उन्होंने एडॉक डिसअलाउंस किया तो पेनल्टी तो कहीं दूर दूर तक सवाल नहीं आता है कि हम उसे एग्री करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने इसे कंप्यूटेशन में उन्होंने टोटलिंग ऐड कर लिया है और फिर उसके बाद टोटल इनकम जोड़कर उन्होंने हमारा ये टोटल एडिशन कर दिया है एंड इनिशिएट पेनल्टी नोटिस अंडर सेक्शन 270A ऑफ द एक्ट लिख दिया है एंड ये नोटिस मेरे पास आ भी चुका है। तो अब मैं आपको ये कंप्यूटेशन शीट के पास लेके आई हूँ। असेसमेंट ऑर्डर के साथ ये कंप्यूटेशन शीट भी आती है, तो मैं सेम असेसमेंट ऑर्डर के साथ जो कंप्यूटेशन शीट आई है वो आपके साथ आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि इसमें भी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें आपको इसका भी ग्राउंड्स लेना हो। ये बहुत ध्यान रखना है, ये चीज ऐसी है जिसको आप जनरली स्किप कर जाओगे एंड नॉर्मली स्किप करते हो। हम ये ग्राउंड लेना भूल जाते हैं, बाद में रियलाइज होता है ओ हमें तो ये सारी चीजें भी लेनी थी। जैसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया उन्होंने अंडर सेक्शन 234A B C, मेरे इसमें इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234D लगा दिया है। So this is not allowed। तो मैं इसका भी, आप समझ लीजिए, मैं इसका भी ग्राउंड लूंगी। So कंप्यूटेशन शीट भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि इन्होंने टोटल लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की है। टोटल इनकम जो इन्होंने यहाँ ली है दैट इज ओके, वो मेरे असेसमेंट ऑर्डर पे से आपको हाईलाइट होके दिख रही है। बट देन उसके आगे जो इन्होंने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की है उसमें कौन से सेक्शंस लगा के इन्होंने मेरी लायबिलिटी और इंक्रीज की है वो हमें देखनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 234D लगा दिया इन्होंने मेरे लिए, तो 234D तो कहीं भी मेरे लिए लायबल है नहीं यहाँ पर। सो मैं इसका भी एक ग्राउंड लूंगी। सो नाउ लेट मी टेक यू टू द ग्राउंड्स ऑफ अपील। सो वी आर हियर। सो यहाँ पर है हम। अब जैसे मैं उसने उन्होंने 25% का डिसअलाउंस लिया था, मेरा सबसे पहला ग्राउंड होगा ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो मैंने ये अपनी टेंटेटिव अपील प्रिपेयर करके रखी हुई है एंड आप देखेंगे इसमें मैं सबसे पहला जो ग्राउंड लूंगी वो है, यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट वी हैव नॉट बीन गिवन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। इसको मैं ड्राफ्ट करूंगी। इसकी मैं आपको स्लाइड में मैंने इसका एक सेपरेट मेंशन किया है, तो वहां से हम इसको पिक कर लेंगे। उसके बाद हमने हमारा पहला ग्राउंड ऑफ अपील लिया है जो उन्होंने डिसअलाउंस किया है। अब आप देखिए मेरा ये कितना सिंपली वर्डेड है। अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी बताई, अब मैं उसका प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो मेरा पहला ग्राउंड मैंने अपना नेचुरल जस्टिस का लिया है। अब जो मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गली वर्डेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए एंड कोई केस लॉज आप इंक्लूड नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो आप देखिए मेरे जो ये ग्राउंड्स है वो बहुत ब्यूटीफुली वर्डेड है। कैसे वर्डेड है?
मैंने लिखा हुआ है adopt disallowance of other expenses of so and so amount. The assessing officer erred in law. ध्यान रखिए लैंग्वेज हमें यही रखनी है. The assessing officer erred in law and facts and circumstances. अब ये erred in law and in facts and circumstances of the case ये important है. ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस वाले ग्राउंड में लगाना है ना. जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड्स कैसे होने चाहिए. फैक्चुअल ग्राउंड होना चाहिए. फैक्चुअल ग्राउंड हो सकता है, लीगल ग्राउंड हो सकता है, इंटरप्रिटेशन वाला हो सकता है. तो यहाँ पे मेरे केस के फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने गलती करी है. बिकॉज वो सब जगह कह रहे हैं कि आपने क्योंकि कैश में खर्चा किया है तो हम पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि आपने इसको ज्यादा किया है, कम किया है. तो यहाँ पे चांसेस हैं. तो यहाँ पे हमारा फैक्ट्स का प्रॉब्लम है. तो इस फैक्ट्स के लिए हमने इसको ध्यान में रखा है. तो कितना सिंपली ब्यूटीफुली वर्डेड आप देखिए. The assessing officer erred in law and in facts and circumstances of the case and made an ad hoc disallowance of so and so amount being 25% of other expenses without appreciating that the said expenses were incurred wholly and exclusively for the purposes of business, and therefore the disallowance made in respect is not justified. देखो एकदम क्लियर, एक लाइन दो लाइन में काम खत्म. हमें ग्राउंड्स इतने ही सिंपल, कंसाइज एंड आपकी सारी बातें भी आपने कह दी है. सो अब बाकी के मेरे ग्राउंड्स भी सेम जनरल एक्सपेंसेस पर हैं, तो वो भी मैंने उसी तरीके से उसे रखा हुआ है. सिर्फ एक गिफ्ट टू कस्टमर है वो हमने रखा हुआ है. हमें केस लॉज नहीं देने हैं. मैंने ये केस लॉ यहाँ पे ऐड करके इसलिए रखा है सो दैट मैं जब अपना रिटर्न सबमिशन बनाऊं तो उसमें मुझे दिक्कत ना हो. तो मैंने ये अडॉप्ट डिसअलाउंस का भी ग्राउंड नंबर 4 लेके रखा हुआ है. इसको मैंने कर दिया है. एंड मैंने आपको ऑर्डर में पढ़ के बताया था कि पेनल्टी वाला जो है वो अब आपको नोट करना है. इसीलिए ऑर्डर लाइन बाय लाइन पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है कि कहाँ पे उसने कौन सा सेक्शन डाला हुआ है कि इससे मैं अभी आपको इस वाले सेक्शन को एक्टिवेट करने वाला हूँ आपके अगेंस्ट. ओके, सो यहाँ मैंने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स लिख दिया, बहुत क्लियर लिख दिया है. द असेसिंग ऑफिसर erred in law and in facts and circumstances of the case and initiated separate penalty proceedings for under reporting due to misreporting of income. Okay, तो ये अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग, अब आपको इस पे भी जब आप रिटर्न सबमिशन बनाएंगे बहुत केयरफुली बनाना है. And failed to appreciate that there was no under reporting due to misreporting as all the expenses were recording in the books of account. मैंने लिख दिया है कि सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में था, तो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट को रिजेक्ट किए ये सेक्शन 270 नहीं लगा सकते, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकते. तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप मेरा अकाउंट एक्सेप्ट कर रहे हो, मेरी बाकी चीजें एग्री कर रहे हो, तो कुछ चीजों के लिए क्यों आप ऐसा कर रहे हो. आपने टोटल डिसअलाउंस थोड़ी किया है, अडॉप्ट किया है. अडॉप्ट में आप कहां से पेनल्टी लगाओगे. तो दैट इज माय आर्ग्यूमेंट. मैं इस आर्ग्यूमेंट को दिमाग के पीछे रख के इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ. चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 230 मैंने आपको कंप्यूटेशन की शीट बताई थी, देखा आपने. तो असेसिंग ऑफिसर हैज erred in law and in facts, ये तो लॉ ही गलत लगा दिया उन्होंने लॉ को इंटरप्रेट ही नहीं किया. तो एडॉक बेसिस पे लगा के कॉन्सिक्वेंशियल एडिशंस को करके वो अगर 234D लेवी करना चाहता है तो दैट इज नॉट डन एट ऑल. तो मैंने उसके लिए भी कह दिया है. एंड ये जो मेरा लास्ट वाला ग्राउंड है रेसिडुअरी ग्राउंड, जो कि मैंने आपको अपनी स्लाइड में बताया था कि आप एक रेसिडुअरी ग्राउंड लेके चलोगे एंड एक विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड लेके चलोगे. सो मेरा ये वाला विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड भी चलेगा. So here we have the appellant craves leave to add, alter, amend or delete any of the above grounds of appeal. हम कभी भी CIT ऑफिस से परमिशन हमने पहले से ग्राउंड में लिखा है कि हम किसी भी ग्राउंड को ऐड, ऑल्टर, अमेंड, डिलीट कर सकते हैं एज द नीड में बी. एंड जो सबसे लास्ट में विदाउट प्रेजुडाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कि अगर ऊपर का कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आप ये करिएगा. जैसे कभी कभी हम लॉ को चैलेंज करते हैं कि आपने erred in law ही किया है, जैसे आपने नोटिस ही नहीं सही दिया है हमें, तो हम सबसे पहले तो बोलेंगे कि अगर आपने नोटिस सही नहीं दिया तो पूरा ऑर्डर बेकार है, तो द होल ऑर्डर हैज टू गो अवे. फिर उसके बाद पता चलता है कि चलो आपने अगर नोटिस का वाला पॉइंट नहीं माना है
तो अब बाकी के जो ग्रीवांस है मेरी वो मैं करूंगी, वो दैट इज विदाउट प्रेजुडाइज। तो अगर ऊपर वाला ग्राउंड एक्सेप्ट हो ही जाता है तो विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड वोंट वर्क। So without prejudice to the above ground, the assessed substance of the disallowance made in respect of so and so expenses is very high and the same may be reduced substantially। तो ये मैं वाला ये ग्राउंड में बहुत सेफ साइड लेके चल रही हूँ कि जैसे आपने 25% अलाउ किया है तो आप उसे अगर 5% भी डिसअलाउ करोगे तो हम दैट्स ओके। आप उसको पूरा खारिज नहीं करिए, मतलब पूरा का पूरा सस्टेन मत कीजिए, आप उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो दिस इज दी विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड। सो आपने देखा ये कितना सिंपल है, मैंने आपको ऑर्डर पढ़ के बताया, ऑर्डर के अगेंस्ट आप इसके ग्राउंड्स कैसे बनाएंगे, और इसके अलावा कुछ और ग्राउंड्स की लैंग्वेज है तो मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलती हूँ अपने। उस पीपीटी से हम देखेंगे कि आपको बाकी के ग्राउंड्स को कैसे ड्राफ्ट करना है। सो दिस इज बेसिकली ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इतनी सिंपल है, पर इस सिंपल एक पेज की ड्राफ्टिंग के लिए आप जानते हैं कि आपको पूरा ऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर है जिसको पढ़कर आपने ग्राउंड्स बना लिए हैं या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ऑर्डर की कॉपी भेज दीजिए, मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें कौन से ग्राउंड्स आप ले सकते हैं। तो फिर ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एक बार ग्राउंड्स पता चल जाए कि हमें कौन से लेने हैं, देन तो आप समझ लीजिए पूरी अपील आपकी डिसाइडेड है। सो दिस इज दी फॉर्म नंबर 35। ये वही फॉर्म नंबर 35 है जिसका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मैंने आपको भरना बताया था। एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बाद सेम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था ग्राउंड्स ऑफ अपील। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स 1000 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करते हैं, वैसे ही वन सिंगल ग्राउंड विल ऑल्सो नॉट एक्सीड 1000 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ ग्राउंड्स ऑफ अपील, ईच ग्राउंड नॉट एक्सीडिंग 100 वर्ड्स। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स 1000 वर्ड्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, हमारा ग्राउंड्स ऑफ अपील शुड नॉट बी मोर देन 100 वर्ड्स। दैट मीन्स आपको उसे कंसाइज रखना है एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपनी पूरी बात कहनी है। सो इसीलिए मैंने कहा था दिस इज एन आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट में मैंने लिया है दी एप्लेंट क्रेज लीव टू ऐड ऑल्टर अमेंड एंड डिलीट। सो ये एक रेसिड्यूरी ग्राउंड आपको जरूर लेके चलना चाहिए। सो देन दिस इज द फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन एंड देन यू आर डन। सो नाउ वी आर बैक टू दी पीपीटी स्लाइड जिसमें मैं आपको बाकी की ग्राउंड्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, उसकी लैंग्वेज क्या रखनी है वो डिस्कस करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे कि आपको बताया, अभी आपको मैंने बताया दिखाया भी कि 100 वर्ड से ज्यादा आपका एक ग्राउंड एक्सीड नहीं होगा। सो आपको उसे इतना प्रॉपरली वर्डेड करना है कि आप अपनी बात कह सकें एंड वो उतने ही वर्ड के अंदर लिमिट में आ सके। So grounds of appeal should be drafted in logical sequences and be numbered properly। तो वो logical sequence मैंने आपको explain कर दिया। ऑर्डर पढ़ना है, डायरी के बगल में डायरी रखनी है एंड इमीडिएटली उसे नोट करना है। That this is my first paragraph। इसमें कौन सा ग्राउंड बन सकता है? So वो होगा ग्राउंड नंबर 1। पहला ग्राउंड तो अगर आपको कहीं भी उन्होंने कम टाइम दिया है या कुछ ऐसा किया है जिससे नेचुरल जस्टिस या आपको पूरा समय नहीं मिला या उन्होंने आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो सबसे पहला ग्राउंड मेरा नेचुरल जस्टिस का ही आएगा। The first ground should be general ground, income assessed and income declared। आप जनरल ग्राउंड भी ले सकते हैं। अगर नेचुरल जस्टिस वाला आपका पॉइंट नहीं आता है तो आप एक जनरल ग्राउंड ले सकते हैं कि इनकम असेस्ड एंड इनकम डिक्लेयर्ड में जो आपने एडिशन किया है या उसको नहीं माना है वो फ्यूटाइल है, मतलब वो ग्राउंड आप सबसे पहला रेज कर सकते हैं। इन द लास्ट ग्राउंड क्रिएट लीव फॉर एडिशन मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया लास्ट ग्राउंड मेरा यही होना चाहिए, या तो फिर विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड होना चाहिए जहां आपको ऑल्टरनेटिव क्लेम लेना हो। वो भी मैंने आपको अपने ड्राफ्टेड ग्राउंड में बताया है। सो फर्स्ट ग्राउंड ऑफ अपील जनरल चैलेंज एग्रीगेट एडिशन जो होता है, तो that the appellant denies his liability to be assessed at total income of this against returned income of so and so and accordingly denies his liability to pay tax and interest demanded thereon। टैक्स एंड इंटरेस्ट कहाँ डिमांड होता है ये तो आपको पता ही है। ओके, लेट मी टेक यू और क्लैरिटी कर देते हैं। सो लेट मी टेक यू टू नोटिस ऑफ डिमांड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में डिमांड रेज होती है एंड विद इन 15 डेज आपको ये जमा करनी होती है बाय वे ऑफ चालान।
विद इन 15 डेज नहीं, विद इन 30 डेज, यहाँ 30 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है. ओके. If you intend to appeal against the assessment, you may present an appeal under Part A of Chapter 20 of the Income Tax Act to the CIT Appeal NFSA within 30 days. यानी आप 30 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं. So ये नोटिस ऑफ डिमांड है, तो आपको इसमें ध्यान देना है. बिना नोटिस ऑफ डिमांड के कोई भी असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है. नोटिस ऑफ डिमांड होगी तभी वो एक एनफोर्सिएबल लायबिलिटी आपसे रिकवर करे, उसकी एनफोर्सिएबिलिटी बनती है. चालान भी होता है इसके साथ, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं. सो टैक्स एंड इंटरेस्ट डिमांडेड देयरऑन की हम बात कर चुके हैं. और दैट ऑन द फैक्ट्स एंड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इन लॉ, द लर्नड असेसिंग ऑफिसर has erred in assessing the income of the appellant at this instead of this as returned. ये नॉर्मली ये वाला जो ग्राउंड है ना, ये जब आप इंटीमेशन के अगेंस्ट आप इसको आपको अगर अपील फाइल करनी है तो वहां पे आप ये पहला ग्राउंड एंड एज इट इज आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए. दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर यू. That having regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer has erred in law and facts in making above additions and disallowance without giving an adequate opportunity of being heard. ये नेचुरल जस्टिस के लिए है. तो अगर आपका पहला क्लॉज नेचुरल जस्टिस नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा. और अगर आपको टाइम कम दिया है या कोई चीजें आपको लानी थी और वो आप नहीं दे पाए हो, तो उसके लिए आप ये वाला क्लॉज रेज कर सकते हैं. That the conclusion and inferences of the assessing officer are based on suspicious conjectures, surmises and extraneous and irrelevant consideration. तो हम स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब यही है कि हमें कम शब्दों में अपनी बात को करना है. लीगल ग्राउंड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ, jurisdictional grounds. यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि that on the facts and in circumstances of the case and in law, the assessing officer has erred in framing the assessment under section 147 of the Act. अब यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चल रहा है, यानी सेक्शन 147 में जो कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, ये उन्होंने उसमें असेस किया है. तो विदाउट फॉलोइंग द मैंडेटरी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 147 to 151 ऑफ द एक्ट, as such the assessment may please be held as bad in law and additions made thereon may kindly be deleted. ऐसे सिनेरियो में अगर आपका बेस ही गलत है, लॉ जिस लॉ में आपने इसको प्रोसेस किया है, असेस किया है, वही गलत है, तो ऑर्डर जो होता है वो void ab initio होता है. मतलब उस ऑर्डर को आप सस्टेन नहीं कर सकते, वो एक्चुअली ऑर्डर नहीं है. इट इज एज गुड एज नो ऑर्डर. तो अगर आपका पहला क्लेम ये है तो उसके बाद आपके सारे के सारे ग्राउंड जो होंगे वो विदाउट प्रेजुडाइज होंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड्स आपको लेने हैं. So that the learned assessing officer has erred on facts and in law in reopening the assessment by invoking the provisions of section 147 when no fresh facts or material were available to the assessing authority after the completion of the assessment under section 143(3) of the Act. So ये circumstantial है, आपको इसे देखना होगा कि लॉ इंटरप्रेट सही से किया है या नहीं. मेरा एक ऐसा ही केस था जिसमें मैंने इसे किया था एंड ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, बट CIT अपील डिड नॉट एग्री टू इट. बट मेरे पास विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड था, तो फाइनली वो पूरी अपील अलाउ हो. दो 147 उसने एग्री नहीं किया बिकॉज he may have his own reasons, but he did allow my case because I had all valid grounds. मैंने कहा ना ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये आपको इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना. अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें आप नेचुरल जस्टिस का क्लॉज लगाना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन का क्लॉज लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा. मैं आपको उसमें से बता सकती हूँ कि आप इस वाले क्लॉज को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं. That having regard to the facts and circumstances of the case, या अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए grounds of appeal बना दूं, तो आप मुझे जरूर लिखिएगा. I'll be happy to do that for you. That having regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer has erred both on facts and in law in deciding the appeal ex parte in violation of the principles of natural justice and without granting to the assessee a fair, proper and meaningful opportunity and the findings of the learned assessing officer.
दैट द एसेसी इज नॉट सीरियस एंड सिंसियर। अब ये जो है मैंने इसमें 3-4 कंडीशंस ली हैं कि या तो ये उन्होंने एक्सपर्टी डिसाइड किया है, या उन्होंने मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, या उन्होंने एसएससी को सीरियसली नहीं लिया, मतलब सीरियस एसएससी ने सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं किया ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इसमें से जो भी आपको सूट होता हो उसे आप रखिएगा, बाकी आप इरेज ऑफ कीजिएगा। तो ये आप जब अपना ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। दूसरी चीज, जब भी आप असेसिंग ऑफिसर के सामने कोई भी सबमिशन करें तो अपने पास एक नोटिंग रखिए कि आपने कौन सी डेट पे आपने कौन सा कंप्लायंस किया है, सो दैट जब आप ऑर्डर पढ़े तो आपको ध्यान में रहे कि नहीं मैंने इस वाले पॉइंट का रिप्लाई दिया है हमारे इस वाले लेटर से। तो यहाँ पे फिर आप ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। जब वो आपको लिखता है कि एसएससी सीरियस नहीं था, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वहां पे आप उसका एसेसिंग ऑफिसर का जो वो वाला जो फाइंडिंग है उसे आप रिवर्ट कर सकते हैं। सो आप उसके अगेंस्ट में अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, एंड क्योंकि आपका ऑन द रिकॉर्ड होगा तो वो आपको हमेशा अलाउ होगा वो वाला पॉइंट। That having regard to the facts and circumstances of the case, learned assessing officer has erred in law and in facts in making the above additions and disallowances without giving an adequate opportunity of being heard and by not observing the principles of natural justice। ये हमारा राय है जो हम इसे मेंटेन करेंगे। ऊपर के पैराग्राफ में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आप उसे रखिएगा, बाकी आप इरेज ऑफ कीजिएगा। स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे हम आ जाते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 41। That regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer has erred on facts and in law in making addition of so and so rupees under section 41(1) of the Act in contravention of the provisions of sections without appreciating the fact that ledger accounts submitted by the assessee of the creditor relevant to assessment year has not been contradicted by either the creditor and the assessing officer merely because such liabilities are outstanding। ये वाला बहुत कॉमन क्लॉज है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ डिसअलाउंस इज बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द केस। तो अगर किसी चीज को पास्ट हिस्ट्री में अलाउ किया है तो आपको वो देखना है। जैसे मेरे कुछ केसेस हैं बार बार हर साल आ जाते हैं हियरिंग पे, एंड बार बार वो सेम तरीके का डिसअलाउंस करता है, तो हम तो सीधे कह देते हैं कि दिस इज ऑलरेडी अ कवर्ड मैटर एंड इसको हटा दिया जाए। So that having regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer erred on facts and in law in making disallowances purely on the past history of the case without bringing any fresh material। मतलब साल भर साल दर साल वो एक ही चीज का एडिशन करते जा रहे हैं कि पिछले साल ऐसा किया था इस साल भी कर दो, पिछले साल ऐसा किया था इस साल भी कर दो, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो ये हमारा एक बेसिस हो सकता है। रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट नहीं करी है तो आपके पास हमेशा ग्राउंड है कि वो अननेसेसरी एडिशंस नहीं कर सकता है कि ये गलत वो गलत, हम इसे एग्री नहीं करते उससे एग्री नहीं करते। सो उसके लिए प्रॉपर्ली वर्डेड है that having regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer has erred on facts and in law in rejecting books of accounts which have been duly audited and the audit of which has not been disputed by the assessing officer। assessing officer सारी चीजों के लिए ओके है, क्या ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर किस बात का एडिशन है? ओके, सो एंड विच हैज नॉट बीन डिस्प्यूटेड, आप देखिए विच हैज नॉट बीन डिस्प्यूटेड बाय द असेसिंग ऑफिसर एट एनी स्टेज ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स टू बी इनवैलिड and legally untenable। Mere non-filing of the details cannot lead to the inference that books of accounts are not proper or liable to be rejected। ये बहुत कॉमन क्लॉज है एंड इसीलिए मैंने इसे अपने स्लाइड में इंक्लूड किया है। आप इसे एज इट इज अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। Invoking provisions of section 145। So here अब तो खैर बहुत ध्यान से इन चीजों को किया जाता है, but then in case आपके किसी केस में आया है so you have to be attentive that having regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer has erred on facts and in law। मैंने आपको बताया था रिगार्ड, मैंने जब आपको अपना ग्राउंड से अपील बताया था उसमें erred in facts and in circumstances, erred in law and in facts and in circumstances of the case। so वहां पे मैं तीनों ही चीजें साथ लेके चल रही थी। यहाँ पे मैंने अपने इस पे अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया है has erred on facts and in law in evoking the provisions of section 145 and rejected the audited accounts without pointing out any specific defects or shortcomings in the audited accounts, without pointing out any defect in the accounts which could lead to the belief that proper profit cannot be deducted from the books of accounts। so मेरा कितना clearly worded है, less than 100 words है।
होल्डिंग एक्सपेंसेस टू बी कैपिटल इन नेचर, नॉर्मली ये करते हैं, एसेसिंग ऑफिसर कहते हैं कैपिटल है, कैपिटल नेचर का है, तो आप इसको P&L को हिट नहीं कीजिए, तो P&L से हटा देंगे तो हमारा तो प्रॉफिट शूट अप हो जाएगा, फिर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। वो कई बार ऐसी कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत कॉमन ग्राउंड है इसलिए से एक्सप्लेन किया। Having regard to the facts and circumstances of the case, the learned assessing officer has erred on facts and in law in making disallowance a sum of so and so amount on account of repair and maintenance, holding them to be capital in nature. मैं कहूंगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो कहेंगे एडिशन टू बी प्लांट एंड मशीनरी, सो अलाउड नहीं है, दैट टू विदाउट एनी बेसिस एंड merely on the basis of surmise and conjectures. So here मेरे ये strong words हैं and this is making it perfect. And by making incorrect observations and giving incorrect findings. Now staff welfare expenses, God, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे assessing officer ढूंढते हैं, और कहीं भी एक्सपेंसेस की लिस्ट में अगर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस आ जाएगा, स्टाफ एक्सपेंसेस आ जाएगा या प्रमोशनल एक्सपेंसेस आ जाएगा, सब में वो एडिशन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ग्राउंड बताया था, तो आपने देखा बिजनेस एक्सपेंसेस में सब में अडॉप्ट डिसअलावेंसेस, तो ये उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है असेसिंग ऑफिसर्स का, एंड इसीलिए मैंने उस ग्राउंड को यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आप सभी इसका बेनिफिट ले सके एंड इमीडिएटली आप इसे कॉपी पेस्ट कर सके अपने ग्राउंड्स में। That the learned assessing officer has accurately erred on facts and in law in making disallowance addition of so and so amount of out of staff welfare expenses incurred only for the purpose of business. आपको मैंने अपना भी ग्राउंड से बिल पढ़ के बताया था, उसमें मैंने ये लिखा था दिस इज wholly and exclusively for the purpose of business, एंड उसके बाद भी आप कह रहे हो ये पर्सनल नेचर का हो सकता है इसीलिए इसको हटा दो। इवन व्हेन इट्स डिटेल्स आर कंटेन्ड इन दी वाउचर्स, आपने देखा मैंने आपको अभी असेसमेंट ऑर्डर बताया था, उसमें वाउचर्स तक लगे हुए हैं, उन्होंने उस वाउचर को कॉपी पेस्ट भी किया हुआ है, उसके बाद कहते हैं वी डोंट एग्री। तो ऐसे केस कोई रुकने थोड़ी वाले हैं, नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। तो जैसे ये सीआईटी अपील काफी हद तक राहत दे देते हैं, सो आई एम वेरी होपफुल कि ये वाला केस मेरा अलाउ हो जाएगा, एंड आई एम श्योर जैसे ही अलाउ हो जाएगा मैं इसके ऊपर भी कनेक्टिंग वीडियो बनाऊंगी, एंड आप देखेंगे कि हमने जो ग्राउंड्स और जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं वो इतने अच्छे तरीके से किए हैं कि केस आप बिना आर्ग्यू करे ही जीत सकते हैं। सो मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम आपको ऐसे प्रोसेस बताएं, ऐसा ड्राफ्टिंग बताएं कि आपने जो मेहनत अभी कर ली है वो आपकी हमेशा रंग लाए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। डिफरेंस एज पर टीडीएस सर्टिफिकेट, सो हाँ ये भी बहुत प्रॉब्लम है आज के समय पे। आई जस्ट होप इन कमिंग टाइम जिस हिसाब से हम इस चीज पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो रहा है एंड कोडिंग ऑफ डेटा हो रहा है, मतलब जितना तरीके से ये कलेक्शन हो रहा है तो वो सब बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड देन आई होप कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। So that having regard to the facts and circumstances of the case, learned assessing officer has erred। आप देखिए learned assessing officer, हमेशा इस वर्ड को यूज कीजिएगा, it sounds so sweet। has erred on facts and in law in making on addition of so and so alleged being difference between commission as per TDS certificate and commission as so many profit and loss account। Next is recording incorrect facts and irrelevant observations। अब यहाँ पे तो मैंने वो लिया है, पर मैं आपको अभी मेरा रिसेंट का ही केस है जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने विटनेसेस कॉल फॉर किए थे एंड 4 विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, एंड असेसमेंट ऑर्डर में सिर्फ 3 विटनेसेस का रिकॉर्ड किया है ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये तो गलत बात है, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग किया है उन्होंने फैक्ट्स का और irrelevant observation। So now we have that having regard to the facts and circumstances of the case, learned assessing officer has erred on facts and in law in assessing it as association of persons and taxing it at maximum marginal rate। Okay, so आपका केस दूसरा हो सकता है, सिर्फ वर्ड्स इधर उधर कर लेना, बाकी the ground will remain as it is। रीओपनिंग ऑफ केस ये सेक्शन 147 148 में होता है। अगर उन्होंने गलत रीओपन किया है तो ये मेरा सबसे पहला ग्राउंड होगा, एंड इसके बाद सारे विदाउट प्रेजुडिस ग्राउंड होंगे। ऑलवेज टेक अ रेसिड्यूरी ग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने भी ग्राउंड्स ऑफ अपील में जो मैंने आपको दिखाया है, अपील फाइल भी किया उसमें मैंने आपको बताया appellant craves to add, alter, delete, modify or withdraw any of the grounds of appeal। इसे आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
अदर मिसलेनियस ग्राउंड में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई पेनल्टी लगी है, जैसे 278 का जो एक क्लॉज था वो उन्होंने रेज कर लिया है। रेज क्यों किया है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऊपर आपने सब कुछ गलत रिपोर्ट किया है। तो अभी तक तो वो साबित ही नहीं हुआ है। जब वो साबित नहीं हुआ तो आप पेनल्टी कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? तो ये जो पेनल प्रोविजन वाला सेक्शन है वो हमारे मेन असेसमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो जब तक वो एग्जाम साबित नहीं होंगे आप हमें पेनलाइज कैसे कर सकते हैं? सो यू नो ये एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के चलने वाली बात है। सो यहाँ पे इसीलिए वो वाला ग्राउंड हमने लिया है। सो आपको भी ये मिसलेनियस ग्राउंड, जैसे मैंने अपने ग्राउंड में सेक्शन 278 का ग्राउंड लिया था, वैसे ही आपको यहाँ पे अब इसमें मैंने सेक्शन 271 सी कोड किया हुआ है, आप 270 ए भी कोड कर सकते हैं, या वो जो भी आपका किसी और सेक्शन में अगर 271 बी में अब उन्होंने आपको किया है तो आप वो भी देख सकते हैं, डी में किया है वो भी देख सकते हैं। That the learned assessing officer has misdirected himself in law in levying penalty under section 271(c) of the act and इतने इतने amount का, and his order is thus prima facie devoid of merits and contrary to law and needs to be quashed and prayed for। फिर हम नीचे लिखेंगे कि the appellant prays, हमारी हाथ जोड़ के करबद्ध होके विनती है आपसे कि आपने ये जो गलत एडिशन किया है या हमें डिसअलाउ किया है इस वाले एक्सपेंस को, तो आप इसे कृपया असेसिंग ऑफिसर के एडिशन को डिलीट किया जाए। तो दैट्स अ प्रेयर जो हम हमेशा रेज करते हैं। लास्ट ग्राउंड जो कि है वो प्रेयर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि आप असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को खारिज कीजिए, सेट असाइड कीजिए, एनुअल कीजिए या उसे वॉइड एब इनिशियो कीजिए। सो ध्यान रखिएगा, ये बहुत डिटेल्ड था एंड आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने कोशिश की थी इसमें एवरी एस्पेक्ट कवर करने की। बट यू नो ये बहुत केस टू केस डिफर करता है। आपको असेसमेंट ऑर्डर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है एंड उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इसे कैसे आगे फॉलो करना है। आपको ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ के फैक्ट्स देखने हैं, फैक्ट्स के साथ साथ ग्राउंड देखने हैं, ग्राउंड के साथ साथ आपको देखना है फैक्चुअल प्रोपोजिशन देखनी है, रेसिडुअल ग्राउंड क्या लेना है एंड लीगल ग्राउंड लेना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। बाय चांस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, चाहे तो आप मुझे ऑर्डर का कॉपी भी भेज सकते हैं। तो उसके क्या क्या ग्राउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं आपके लिए क्विकली देख के आपको बता सकती हूँ। तो आप खुद ऑर्डर पढ़िए। सबसे पहले तो ऑर्डर पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत ऐसी चीज होती है कि आप ऑर्डर पढ़ोगे क्योंकि आपने केस को पहले किया हुआ है, आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आपका खुद का केस है, तो आपको ये चीजें ज्यादा बेटर तरीके से पता होती हैं। सो द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग असेसमेंट ऑर्डर आपको इमीडिएटली पता चलेगा, अरे ये तो इसने गलत बोला है, अरे यहाँ पे तो मैंने ये वाला जवाब सबमिट किया था, अरे इसने ये माना क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें आप जैसी करोगे वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनते चले जाएंगे एंड उसके बाद वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के साथ साथ आपके ग्राउंड्स रिकॉर्ड होते जाएंगे एंड फिर आप समझ लीजिए आपकी अपील बिल्कुल तैयार है। तो इसमें एक चीज और थी, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है इन द लास्ट ग्राउंड अ प्रेयर टू क्रेव लीव फॉर एडिशन, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और विड्रॉल ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें कोई ग्राउंड रेज करना है एडिशनल, या अगर हमें कोई ऐसा एविडेंस लगाना है जो कि नया, असेसिंग ऑफिसर ने जब हमारा केस डिसाइड किया था तब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था एंड अब हम अपील फाइल करते समय उस डॉक्यूमेंट का भी हवाला लेना चाहते हैं या उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे कोई रिपोर्ट हमने अप्लाई करी हो, वो हमारे पास बाद में पहुंची हो, उससे पहले ऑर्डर डिसाइड हो गया हो, तो हमें वहां पे एडिशनल एविडेंस के लिए रूल नंबर 46A है जिसके अंतर्गत हमें उस एडिशनल एविडेंस को सबमिट करना होता है। उसका एक अपना प्रोसेस है। सीआईटी अपील की परमिशन, स्पेशल परमिशन लेनी होगी आपको एंड उसके बाद ही आपका वो एविडेंस अलाउ होता है। बहुत केसेस में हमने ये वाला 46A का रूल इन्वोक करके अपना नया जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि प्राइमरी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो होती है वो असेसिंग ऑफिसर होता है, तो अगर उसके पास हमने कोई चीज नहीं दी है और हम उसे नया तरीके से इंक्लूड करना चाहते हैं तो सीआईटी अपील के पास एक स्पेशल प्रोसीजर है रूल नंबर 46A, जिसमें हमें उसको उसके अंतर्गत उसको कंप्लाई करके फिर हमें सीआईटी अपील उसे अलाउ करेंगे। तो रूल नंबर 46 के ऊपर भी हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे प्लीज देखिएगा। एंड आपका कोई अगर पॉइंट मिस आउट हो गया है असेसमेंट ऑर्डर के समय, तो आप सीआईटी अपील के समय फाइल करते समय फॉर्म नंबर 35 में ही इंक्लूड कर दीजिए तो अच्छा, नहीं इंक्लूड किया है तो आप बाद में उसे
रूल नंबर 46A को इन्वोक करके उसे कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। मुझे खुद इस वीडियो को बनाते समय इतना ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा से इस केस को पढ़ रही हूँ। एंड इतना फ्रेशन अप हो जाता है पूरा माइंड जब आप ऑर्डर पढ़ते हो एंड उसके अगेंस्ट आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि बस अब ये केस हियरिंग पे आ जाए तो मैं अभी सबमिशन अपने तैयार कर दूँ। सो स्टे इन ट्यून्ड। रूल नंबर 46 में कैसे एडिशनल एविडेंस सबमिट करते हैं और रिटर्न सबमिशंस कैसे बनाते हैं एंड उसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है कि रिटर्न सबमिशन जान होती है पूरी अपील की, बिकॉज वो हमारा वो फाइनल स्टेप होता है जिसमें हम अपने क्लेम को कैसे हमें डिपार्टमेंट से उसे प्रेजेंट करना है, उसको कैसे फाइट करना है, कैसे उसके लिए आर्ग्यू करना है, वो सारी चीजें रिटर्न सबमिशन में होती है। अब क्योंकि ये फेसलेस वाला मोड है तो फेसलेस में रिटर्न सबमिशन 100% इम्पोर्टेंट है। पहले ये 50% रखता था, 50% आपकी दलीलें रखती थी, ओरल रिप्रेजेंटेशन जो आप करते थे, पर अब ये 100% इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सबमिशन को ड्राफ्ट करें। सो मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा बिकॉज हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एंड लाइक और शेयर तो बनता ही है, इसे अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट इवन दे गेट द बेनिफिट ऑफ इट। अगर आप बिल्कुल नए स्टार्टर हैं जिन्होंने ये अपील और ये सारा काम शुरू किया है तो आपको हमारे चैनल पे हमेशा ही बने रहना होगा क्योंकि अपील से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पर एंड वो आते ही रहते हैं, उसका हमेशा एडिशन रहता है। सो आई जस्ट होप एंड आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।